स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। इसमें हम थोड़ा सा पढ़ेंगे जी स्टैटिस्टिक्स के बारे में। तो अब ये सारा लिखा हुआ है। अब ये पढ़ने का मकसद यही है कि थोड़ी बेस बन जाए कि जो स्टैटिस्टिक्स है ये शुरू कहाँ से हुई और अभी कहाँ तक पहुंची, कहाँ तक कैसे कैसे इल्म हम तक आया। तो सबसे पहले जी ये है कि स्टैट के बारे में शुरू से तो कोई इतनी मालूमात नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि 5वीं सदी में 5th सेंचुरी बीसी उस टाइम यानी कि एथेंस एक शहर है, वहाँ कुछ जंग लगी हुई थी। तो वहाँ जब एक दीवार गिरी गोला लगने से या जो भी था, तो जंग के दौरान उस दीवार को, उस शगाफ को पूरा करने के लिए ना उन्होंने जब सोचो विचार किया ना कि कितनी ईंटें चाहिए, किस साइज की चाहिए, कितनी देर में लगेगी, तो ये कहा जाता है कि एक तरह से वो स्टैटिस्टिक्स ही इन्वॉल्व थी, यानी कि कितनी चीज चाहिए और कहाँ तक चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। तो 500 बीसी बिफोर क्रिस्ट, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 500 साल पहले, यानी ये हमें कुछ तारीख में कुछ लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। और आज से देखा जाए तो आज अब 2024 चल रहा है, तो 2524 साल पहले यानी कि। ठीक है। तो उसके बाद जो है चलते जाएं आगे, अगर हम तारीख में देखें तो यानी ये हम पढ़ रहे हैं कि जो यानी हम, क्योंकि हम बाहर का यूरोप का नॉलेज ही पढ़ते हैं, हमारे अपने तो माशाल्लाह शुदादे हैं। वरना तो कहते हैं कि हजरत, अगर हम कुरान मजीद पढ़ें तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा, आजकल तो मूवीज भी बन गई हुई हैं उसकी। तो अगर वो मूवी अगर आपने देखी हो तो आपने देखा होगा कि वो 7 साल का कहर था। तो 7 साल वो, जब वो तहखाने तमीर किए गए, उनकी हाइट और नीचे उसके लिए तहखाने बनाए गए, तो ये सारा स्टैटिस्टिक्स ही था। जब फिर वो आगे, जब 7 साल बाद कहत शुरू हुआ, तो वो जब गंदम बांटी गई, उसमें लिस्टें तैयार की गई लोगों की, अमीर कितने, गरीब कितने, गुलाम कितने। ठीक है। किस किस इलाके से किस किस लोगों ने कितनी कितनी गंदम जमा करवाई, ये सारा हिसाब किताब उन्होंने बनाया उस दौर में ना। तो ये एक तरह से वो भी स्टैटिस्टिक्स ही था ना, क्योंकि इसमें हम कलेक्शन ही करते हैं ना डाटा का। उसके अलावा कहा जाता है कि जो हजरत उमर का दौर देखा जाए तो उसमें भी यानी जेल का निज़ाम, कैदी वगैरह, या जो उस टाइम लोगों को लगाया जाता था, कैदियों की लिस्टें, गरीबों की लिस्टें, हर चीज़ वगैरह वगैरह, तो ये सारा उसी दौर से शुरू हो गया। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी अर्ली टाइम्स। तो अर्ली टाइम्स में ये था कि उस दौर में जो हुकूमतें होती थी ना उस वक्त, वो अपना कुछ डाटा इकट्ठा करती थी कि कितनी फौज है दूसरे मुल्क में या कितनी आबादी है। तो ताकि जब कोई ताजर वहां पर अपना सामान लेके जाए तो उसको पता हो वहाँ कितने लोग हैं, किस किस चीज़ की वहाँ ज़रूरत पड़ सकती है। तो उस दौर में भी यानी वो मालूमात इकट्ठी करती थी। उसके बाद 1771 से 786 आफ्टर डोमिनी या एडी अल हलील, कहा जाता है कि एक साइंसदान गुजरे जिन्होंने कुछ टेक्निक्स यूज की जो आज की स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी में यूज होती हैं। इस तरह यानी ये सफर चलता रहा। फिर 1749 में जर्मनी में बाकायदा इस लफ्ज को यानी स्टैटिस्टिक्स को यूज किया गया। और आजकल जो स्टैटिस्टिक्स है उसका मतलब है इंफॉर्मेशन, यानी जहां भी हमारे पास मालूमात होंगी, डाटा होगा, वो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स ही कहलाएगा। ठीक है जी। तो इस तरह यानी चलते 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 हम यहाँ तक पहुंच गए। अब स्टैटिस्टिक क्या है जी? अब ये एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है, यानी हकायक का मजमुआ, जो भी हमारे पास मालूमात होंगी किसी भी चीज़ के बारे में। ठीक है। जैसे, और स्टैटिस्टिक्स को नंबर का सब्जेक्ट कहा जाता है कि यानी ये नंबर्स हैं। जैसे हमारे पास 3-4 नंबर्स हैं तो हम देखेंगे कि ये क्या है। अब ये हो सकता है कि ये ए का हाइट हो, बी की हाइट हो, सी की हाइट हो, तो इस तरह ये हमारे पास मालूमात बन जाती हैं। स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या होगी? collection, presentation, analysis, interpretation of numerical information is called statistics.
ठीक है। अब अगर इसकी मिसाल ली जाए तो आपने देखा होगा जब एक मैच चल रहा होता है ना, तो वो अ, अब तो जदीद यानी साइंस है, वो कंप्यूटर्स लगाए होते हैं उन्होंने, ऑटोमेटिकली हर चीज़ अपडेट हो रही होती है। तो ओवर्स का हिसाब रखा जा रहा होता है, बॉलिंग का जो बॉलर होता है उसकी कितनी इसको स्कोर पड़ रही है, किसने कितनी, उसने कितनी विकेटें ली। तो सारा डाटा जो है ना वो कलेक्ट किया जा रहा होता है, प्रेजेंट किया जा रहा होता है। आपने देखा होगा कि मैच के दौरान ही बात का वो, ठीक है ना, ऐसे ग्राफ की शक्ल में भी हमें डाटा नजर आ रहा होता है। और बाज का आपने देखा होगा तो ऐसे भी ना, यानी ऐसे 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 भी ना वो दिखा रहे होते हैं। तो ये क्या होता है कि प्रेजेंटेशन होता है। फिर वो साथ साथ एनालिसिस भी कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा कि जो मैच चल रहा होता है ना, स्क्रीन पे लिखा होता है कि जी एवरेज जो है ना ओवर के लिहाज से 5 चाहिए या 20 चाहिए, या पिछली टीम, वो साथ साथ मुआवजा भी कर रहे होते हैं तो पिछली टीम जो 15 ओवर में कहाँ पर थी, 6 ओवर में कहाँ पर थी। ठीक है। वो साथ साथ जो है ना वो कंपैरिजन करके भी दिखा रहे होते हैं। ये होता है एनालिसिस। और फिर बाद में जो भी टीम ए जीतेगी, बी जीतेगी, तो वो लास्ट में फिर उसकी इंटरप्रिटेशन या रिजल्ट हमें दे दिया जाता है, दिखा दिया जाता है। और फिर कुछ लोग खुश हो जाते हैं और कुछ माशाल्लाह रो रहे होते हैं। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता उनके जीतने या हारने से। ठीक है। तो उसके बाद कुछ टर्म्स हैं, जब तक आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें बार बार आपके मुशाहदे में आती जाएंगी। पॉपुलेशन, द टोटल ग्रुप अंडर डिस्कशन, जो टोटल ग्रुप या जिस भी चीज़ के ऊपर हम कोई टेक्निक लगाने जा रहे हैं या स्टडी करने जा रहे हैं, वो जैसे एक स्कूल है तो पूरा स्कूल एक तरह से हमारे पास एक पॉपुलेशन होती है। सैंपल क्या है, अब उसमें से जब हम एक कुछ पार्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे एक स्कूल है, आप उसकी किसी एक क्लास में चले जाते हैं, उस क्लास में से आप 5 या 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं, उनका टेस्ट लेते हैं, तो ये एक तरह से हमारे पास क्या आ जाता है, उसका सैंपल आ जाता है। यानी स्मॉलर ग्रुप या पार्ट अंडर स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में से कुछ लिया गया पार्ट जिसके ऊपर हम कुछ स्टडी कर रहे हैं, वो हमारे पास क्या होता है जी, सैंपल होता है। ठीक है। उसके बाद रेशियो है, दो क्वांटिटीज के दरमियान जब हम मुआवजा कर रहे होते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, रेशियो होता है। जैसे 2 और 4 है, ये हमारे पास रेशियो है। चार क्वांटिटीज के दरमियान जब हम करेंगे तो वो हमारे पास प्रोपोर्शन होता है, इस तरह। ठीक है। तो इस तरह रेशियो और ये प्रोपोर्शन, ये आपकी बुक में ये टर्म्स दी गई हैं। ठीक है। तो उसके बाद है जी हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जी हमारे पास। एक टर्म है जी सिग्मा। सिग्मा जो है इसको समेशन के लिए यूज किया जाता है, यानी जहां भी मिसाल के तौर पर हमें 1 2 3 तीन नंबर दिए गए हैं और इनको मैं कह देता हूँ कि ये एक्स हैं, तो अगर मैं लिखूंगा समेशन एक्स तो इसका मतलब ये होगा कि मुझे इन तीन वैल्यूज को जमा करना है। ठीक है। तो सिग्मा जो है ये समेशन के लिए या मजमूए के लिए इस्तेमाल होता है हमारे पास। ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट के लिए ये पाई, आपने अगर साइंस के साथ पढ़े हैं आप, तो पाई जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट के लिए यूज होगा। यानी अगर कुछ नंबर है 1 2 3, तो अगर मैं लिखूंगा पाई एक्स तो उसका मतलब होगा 1 × 2 × 3, यानी मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद हमारे पास पिक्टोरियल की नोटेशन होती है, 1 लिख के नीचे डॉट लगाना होता है। जैसे n पिक्टोरियल है तो ये बराबर होगा n n-1 n-2 एंड चलता जाएगा आपको 3 to 1। ठीक है। यानी जो भी नंबर होता है उसको हमने 1 तक लेकर जाना होता है। मिसाल के तौर पर मेरे पास 3 पिक्टोरियल है तो इसका मतलब होगा मुझे 3 × 2 × 1 यानी 1 तक आके मुझे स्टॉप करना होता है। यानी ऐसे इसको पीछे लेके आते जाएंगे। अगर मैं 5 के साथ विक्टोरिया लगाऊंगा तो उसका मतलब क्या होगा, 5 यानी एक एक काम करते जाना है, 4 3 2 एंड 1, और इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे जो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो सिग्मा हो गया, प्रोडक्ट हो गया, विक्टोरियल हो गया। सिग्मा जो है हमारे पास समेशन के लिए और प्रोडक्ट के लिए हमारे पास फाइव यूज होता है। ठीक है। तो उसके बाद है जी हमारे पास
अब ये आपकी बुक में ही कुछ एग्जांपल्स भी उन्होंने दी हुई हैं, तो इसी तरह ठीक है। तो अब ये देखें समेशन 2 की पावर y है, इसका मतलब है अब ये y की वैल्यूज दी हुई है कि 2 3 4 7 है, तो ऊपर 2 की पावर 2 3 4 7 आ जाएगा, सही है। ऐसी समेशन अच्छा ये देखें, ये चीज है लिखा हुआ है समेश पाई अयोटा इक्वल टू 1 टू n वाई आई। अब देखो इसका मतलब बच्चों ये होता है कि जो y है जब हम इसको खोलेंगे ना तो उसका y की जगह ये जो अयोटा होता है ना, इसकी जगह ये वैल्यूज हमने रखनी होती हैं, यानी ये एक दफा 1 आ जाएगा। ऊपर वाले का मतलब होता है ये इसकी रेंज है, यहाँ से यहाँ तक जाना है, मल्टीप्लाई वाई की पावर यहाँ 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई वाई की 3, कहाँ तक जाना है n तक। यानी अगर यहाँ ऐसे लिखा होता पाई आई 1 से लेके 5 तक, तो इसका मतलब है ये 5 रकमें मल्टीप्लाई होंगी, यानी y1 मल्टीप्लाई y2 मल्टीप्लाई y3 मल्टीप्लाई y4, ठीक है। ये एक तरह से जनरल टर्म्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास होता है, ठीक है। इसको देख के परेशान नहीं होना। ऐसे ये फिक्टोरियल मैंने बता दिया है, जीरो का फिक्टोरियल जो है वो 1 होता है, ये आपकी बुक में बताया गया। ये चीजें करने का फायदा ये है बच्चों के, कहीं अगर एमसीक्यूज वगैरह आप करोगे ना तो वहां ये चीजें आपके काम आ जाएंगी, ठीक है। तो उसके बाद जो स्टैटिस्टिक्स है हमारे पास दो तरह की होती है, जिसमें डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल है। डिस्क्रिप्टिव में हम जो है ना वो टेक्निक्स लगाएंगे, जैसे हमने डाटे को वो कलेक्ट किया, उसको प्रेजेंट किया, एनालिसिस किया। अब प्रेजेंट में देखें ना हमने उसको ग्राफ की शक्ल में भी जाहिर किया, तो वगैरह वगैरह, और तजिया किया, दोनों टीमों का मुआवजा किया वगैरह। तो ये होती है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पर होगा ये आगे डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। जनरली रफ एंड क्रूड form of data is obtained from a survey need to recognize, summarize and corrections is where this is open provide procedure, ठीक है। यानी डाटा को ऑर्गेनाइज करना, समराइज करना, प्रेजेंट करना, ये सारा हमारे पास क्या होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, यानी हम एक जब एक टेक्निक लगा लेते हैं, पॉपुलेशन से हमने एक छोटा सा पार्ट सैंपल का लेना है, उससे हमने जो नतीजा निकाला है उसको बेस बनाते हुए हम पूरी पॉपुलेशन के बारे में एक नतीजा हासिल करते हैं, इसको कहते हैं इन्फ्रेंस, यानी रिजल्ट निकालना। जैसे बच्चों देखें कोई एक पाकिस्तानी बाहर के मुल्क में कोई बुरा काम करता है ना, तो वो कहते हैं जी पूरी पाकिस्तानी मुल्क ही ऐसे का है, या एक बंदा अगर कोई अच्छा काम करता है तो पूरी मुल्क का नाम रोशन होता है, ठीक है। जैसे अभी गुजरांवाला से 9 दस्तगीर बाट ने अभी तुर्की में कुछ स्ट्रॉन्ग मैन 2024 का लिया ना, यानी काफी पावरफुल वो बंदा है, तो वो पूरे मुल्क का नाम रोशन हुआ ना उससे। और अमेरिका में पाकिस्तान टीम क्रिकेट टीम हारी तो उससे पूरी कौम ही यानी कि परेशान हुई। इन्फ्लुएंस क्या होता है, किसी एक छोटी सी चीज की बेस पे बाकी सारी चीज के बारे में अंदाजा लगाना, ठीक है। तो इन्फ्रेंस क्या है, सैंपल से हम कोई नतीजा निकाल के उसकी बेस पे, जैसे आप चावल लेते हैं तो चावल वाला आपको थोड़े से चावल अंदर से चेक करवाता है, उससे आप अंदाजा लगा लेते हैं कि थोड़ा किस तरह का होगा, या ऐसे ही देख कोई पकाता है नहीं, तो आप अंदर से थोड़े से चावल खा के कहते हैं जी किस तरह के बने हैं, ठीक है। तो ये है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक में हम एस्टिमेशन यानी अंदाजा लगाते हैं ना कि ये ऐसे होगा फलां होगा, ठीक है। और टेस्टिंग में हम टेक्निक या प्रोसीजर अप्लाई करते हैं ताकि वो कंप्लीट हो जाए हमारा इन्फ्रेंस, ठीक है। तो यही सारा कुछ लिखा हुआ है, मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में कर दिया है। बाकी आप मजीद पढ़ना चाहें तो अपनी बुक्स में से अपनी प्यास बुझा सकते हैं। उसके बाद जी वेरिएबल है, वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो चेंज हो जाती है। जैसे किसी बंदे का वेट है, तो आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं तो 10 के 10 का ही वेट डिफरेंट होगा, में भी सेम हो जाए, लेकिन ज्यादातर सेम नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ चेंज जरूर आ जाता है, तो इसको हम कहते हैं वेरिएबल क्वांटिटी। और कांस्टेंट एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो चेंज नहीं होती। जैसे जी की वैल्यू अगर आपने मेट्रिक साइंस के साथ किया या में भी कहीं पढ़ाई हो, जी की वैल्यू, ठीक है,
या जैसे मीनार पाकिस्तान है, उसकी सीढ़ियाँ जो है ना वो एक तरह से कांस्टेंट है, क्योंकि वो चेंज नहीं होंगी। गुजरांवाला से लाहौर का डिस्टेंस 52 आई थिंक किलोमीटर है, वो चेंज नहीं होता, यानी जो क्वांटिटीज चेंज नहीं होती उनको हम कांस्टेंट कह देंगे। ऐसी प्राइस ऑफ पेट्रोल किसी एक वक्त में, एक माह में देखा जाएगा आमतौर पर सारे पेट्रोल पंप्स पे सेम होता है। तो ऐसी क्वांटिटी जो चेंज नहीं होती उसको हम क्या कहते हैं जी, कांस्टेंट। और वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो साथ साथ वक्त के साथ या पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं जी, वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कहाँ है constant। ठीक है जी, वेरिएबल अ क्राइटेरिया फ्रॉम इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में एक पर्सन से दूसरे पर्सन चेंज हो जाए। जैसे ये कह रहा आई कलर, अब देखो ना हर बंदे का आई कलर डिफरेंट होता है, तो ऐसे ही हमारे पास हाइट है वगैरह वगैरह वगैरह, तो ये क्या होते हैं हमारे पास, वेरिएबल। सही है। तो उसके बाद हमारे पास कांस्टेंट है। वेरिएबल की दो अकसाम होता है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव गिनती में जो चेंज होगा, नंबर के लिहाज से जो चेंज हम मेजर करेंगे, वो हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल होता है। जैसे वेट, यानी वेट आमतौर पर क्या होता है जी, वेरी करता है ना हर बंदे से। और क्वालिटेटिव जैसे खसूसियात हैं, एडजेक्टिव होता है इंग्लिश में ना, खसूसियात, आई कलर है, रिच है, पोअर है, ब्यूटी है, ठीक है ना, ब्यूटी है, वेलर है, बंदा कितना बहादुर है, ठीक है, फैट है वगैरह वगैरह वगैरह, कोई स्मार्ट है वगैरह वगैरह। तो ये क्या है हमारे पास, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव वेरिएबल होते हैं हमारे पास। ठीक है। अब जो क्वांटिटेटिव है, दो तरह के होते हैं, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट फिक्स वैल्यू होती है, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट 40 30 60 हो सकते हैं, ठीक है ना जी, फिक्स वैल्यू। और कंटिन्यूस क्या होता है, जिसमें पॉइंट में वैल्यूज आ जाती है, एक गिवन रेंज में वैल्यूज होती हैं। जैसे वेट है, तो आपने देखा होगा बाद का वेट 79.1 आ जाता है, हाइट आ जाती है जी 67.5 सेंटीमीटर, ऐसी टेम्परेचर वगैरह है। तो डिस्क्रीट वेरिएबल कौन सा होगा, जिसमें फिक्स वैल्यू होती है जी। ठीक है, जैसे मीनार पाकिस्तान की सीढ़ियाँ 128 हैं, लाहौर से गुजरांवाला का डिस्टेंस 52 किलोमीटर है। तो ऐसे कंटिन्यूस में क्या होगा, पॉइंट में डेसिमल में वैल्यू होगी, किसी एक रेंज में वैल्यू हमें दी गई होंगी। डाटा क्या हमारे पास, जो भी हमारे पास रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, वो हमारे पास डाटा कहलाता है। और डाटा को जब हम प्रोसेस करते हैं, अपनी काम की मालूमात लेते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन बन जाती है। अब डाटा दो तरह का होता है, बाय नेचर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव होता है, जो आपने अभी अभी पढ़ा है पीछे। और बाय सोर्स प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा रॉ इंफॉर्मेशन होती है, जो डायरेक्टली हासिल की जाती है। जैसे आप कहीं पर जाते हैं, कबड्डी का मैच देखते हैं, तो वो प्राइमरी डाटा आपने डायरेक्ट खुद देखा है। ठीक है। और ये आप कॉलेज में जब फॉर्म फिल करते हैं ना, तो आप अपनी मालूमात एक फॉर्म के अंदर देते हैं, वो क्या होता है, वो आपके लिए एक प्राइमरी डाटा होता है। ये देखें ना, थ्रू इन्वेस्टिगेटर हो सकता है, उसके अलावा थ्रू क्वेश्चनियर, थ्रू लोकल सोर्स, थ्रू टेलीफोन, थ्रू इंटरनेट, ये सारा क्या होता है आपके पास। और उसके बाद जो सेकेंडरी डाटा होता है, वो डाटा जिसके ऊपर कोई ना कोई प्रोसेस लगा लिया गया हो, कोई टेक्निक लग चुकी हो पहले। ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आपको मिल सकता है, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट जो प्राइवेट अदारे होते हैं, टीचिंग एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च जर्नल, न्यूज़पेपर, इंटरनेट वगैरह। तो ये सारे जो हैं आपके पास सेकेंडरी डाटा के सोर्स होते हैं। तो तकरीबन सारी चीज़ें ही हमने कर ली हैं कवर, जो यहाँ पर इस आपकी बुक के लेवल पर दी गई हैं। तो फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई हो, तो आप अपने तौर पर भी इसको स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है। कभी भी कोई भी चीज़ कंप्लीट बच्चों नहीं होती, अपने तौर पर भी कुछ ना कुछ करना चाहिए इंसान को। बाकी अगर आपको इसका कोई फ़ायदा हुआ, कोई काम की है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताया करें। अगर डाउनलोड करके भी देख रहे हैं, तो फिर भी चैनल पे आके वापस स्टैट्स रॉक चैनल का नाम है, ठीक है।
तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में ज़रूर बताया करें। ठीक है, नाशुक्री नहीं इंसान के अंदर होनी चाहिए। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।